अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में ख्वाजा सरार को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करने के बाद आग लगा दी गई। मुलजिम ने ख्वाजा सरार को कत्ल क्यों किया और उसकी लाश को जलाने का क्यों फैसला किया, पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची हैं और मकतूल के वर्सा इस हवाले से क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। निश्तर कॉलोनी के इलाके में पेश आने वाला ये अंधोनाक वाक़या, जिसके अंदर इंतहाई बर्बरियत से ख्वाजा सरार को कत्ल किया गया। पुलिस ने अनथक मेहनत के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम का ख्वाजा सरार के साथ क्या ताल्लुक था, कितने अरसे से ये एक दूसरे को जानते थे और कत्ल करने की वजह क्या है, ये तमाम चीज़ें इसी मुलजिम से ही जानते। तुम्हारा नाम क्या है? बाबर हुसैन। बाबर कहाँ के रहने वाले हो? मैं दुल्हम स्टॉप के पीछे फैसलाबाद को। फैसलाबाद। लाहौर में कब से रह रहे हो? लाहौर से 9 साल हो गए हैं। क्या करते हो? बर्गर शवारमा में काम करते हैं। शुरू से बर्गर शवारमा का काम? जी नहीं, इससे पहले सिलाई का करता था। अच्छा, तो सिलाई का काम छोड़ के बर्गर वगैरह क्यों किया? जी, वो लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई थी ना, हाँ, तो फिर मैंने बर्गर का काम शुरू कर दिया। अच्छा, तुमने कत्ल किसको किया? मैंने ये खुसरे को किया है? खुसरे को। खुसरे को कत्ल किया? जी, उससे सर पैसे लेने थे। वो उन पैसों की वजह से मेरे साथ उलझता था हर रोज़। जब भी मांगता था वो नहीं देने पैसे, मेरे पास से पैसे नहीं है। मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए यार, मैंने घर करवाने हैं, काम नहीं है। नहीं, बस मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने नहीं देने अभी। इसी वजह से बहस हुई। उसने कहा कि मैंने कहा अब्बू की तबीयत ठीक नहीं, मैंने पैसे करवाने हैं। उसने कहा तेरा अब्बू मर जाए तो मुझे क्या लगे। उसने इतनी बात की, मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। उसने मेरे थप्पड़ मारा है। जब मेरे थप्पड़ बजाए मैंने फिर उसे मारा है। फिर उसने नीचे से पत्थर उठाया, मैंने धक्का दे दिया नीचे, सीढ़ियों से नीचे गिर गया। अच्छा। सीढ़ियों से नीचे गिरा है तो मैं भी नीचे भाग गया। मैंने नीचे भाग के उसका गला दबा दिया। गला दबाने के बाद मैंने उसके गले पे दुपट्टा डाला है। सीढ़ियों से तुमने उसको जान के धक्का दिया? जी, जान के दिया है, अपनी जान बचाने के लिए। पत्थर उठाया था ना उसने। ठीक है जी, वो नीचे गिरा है, गला दबा दिया है। गला दबाने के बाद मैंने उसके गले में दुपट्टा डाल दिया है। दुपट्टा डाल के फिर उसे मैंने बेड के ऊपर डाला है। बेड के ऊपर डाल के उसे मैंने आग लगा दी है। तो जब नीचे गला दबा दिया था, सीढ़ियों से वो नीचे गिरा जी, और तुमने उसका गला दबा दिया, वो मर गया, तो फिर बेड पे लाके आग क्यों लगाई? वो मेरे फिंगरप्रिंट लगे थे, इनकी वजह से लगा दी कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊँ। तुम्हें ये किसने कहा कि फिंगरप्रिंट्स आ जाए तो पकड़े जाते? नहीं सर, मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन बस मेरे इस टाइम जेन में जो आया मैंने वो कर दिया। नहीं, तुम्हें कैसे पता था कि ये फिंगरप्रिंट्स अगर आ जाए तो बंदा पकड़ा जाता है? वैसे ये ड्रामे में देखता था, जो CID देखता हूँ, इनकी वजह से मैंने वो। कौन कौन से ड्रामे देखते हो? बस ये CID देखता था कभी कभी, और या फिल्म देख लेता था इंडिया कोई ना। अच्छा, तो ये CID के अंदर बताया, ड्रामे के अंदर बताया कि ये ऐसे जला दो तो फिंगरप्रिंट वगैरह खत्म हो जाते, मुलजिम ही पकड़ा जाता? नहीं, वो जब देखते थे कि किसी को लाश जला देते हैं तो मुझे तो नहीं पकड़ा जाता, तो फिर मैं वो ऐसी कर दिया। तो इसका जिसको कत्ल किया उसका नाम क्या था? छन्नो कहते थे उसे। छन्नो को कितने अरसे से जानते थे? मैं लॉकडाउन से तकरीबन 2-3 माह पहले से जानता हूँ। यानी 1.5 साल से जानते थे? जी। उसके साथ जिनसी ताल्लुक भी था तुम्हारा? जी, हुआ था कभी 3-4 बार। इकट्ठे रहते थे तुम लोग? जी नहीं, मैं अपने घर रहता था, वो अपने घर रहता था। तो तुमने पैसे जो थे उसको इस जिनसी ताल्लुक की वजह से दिए थे या उधार दिए थे? उधार दिए थे, उसने उधार मांगे थे मुझसे। तो जब तुम्हारी इतनी दोस्ती यारी थी, और कितने पैसे थे? 16,500 रुपये। 16,500 रुपया था और तुम्हारा उसके साथ जिनसी ताल्लुक भी था। फिर कत्ल करने की ये तो खाली वजह नहीं हो सकती कि तुम उससे पैसे मांगे और तुमने उसने इनकार कर दिया? नहीं, बस उसकी इसी वजह से लेकिन मारा है उसे, और उसने गालियाँ दी, उसने बदतमीजी बहुत ज़्यादा की थी। हाँ। उस मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सका। वो किधर का रहने वाला था? वो मंडी अहमदाबाद के रहने वाला था। और यहाँ पे लाहौर में कहाँ रहता था? लाहौर में दुल्हम स्टॉप पे रहता था ये। कितना ज़्यादा तुम लोग आपस में मिलते थे? बस यही, जब मैं कभी काम पे छुट्टी करता था ना, तब हम मिलते थे एक दूसरे से। शीशा लगा लेना, शीशा पी लेना है। हाँ। ये नहीं कि हर बार यही होना है, नहीं, शीशा लगा लेना, शीशा पी के बस में चले जाना है। कभी कभी होना है जिसमें ठीक है काम कभी करना कभी है। जिनसी ताल्लुक करते थे? जी। तो उसके बस पैसे देते थे? हाँ, उससे पैसे देता था तो उसके। ये तो नहीं था कि जो तुमने पैसे 16,000 उसको दिए थे इसी बस दिए हुए थे जिसमें? जी नहीं सर, इसके नहीं दिए थे। उसके अलावा दिए? उसके अलावा दिए थे। वो जब मैंने दिए थे तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था हमारा। जी। कत्ल करने के बाद तुम किधर गए? मैं कत्ल करने के बाद अगले दिन काम पे चला गया। फिर बस घर जाके सो गया, अगले दिन काम पे चला गया। तो तुमने जब उस लाश को जला दिया था तो तुम्हें यकीन हो गया था नहीं पकड़े जाओगे? बस यकीन हो गया था कि नहीं अब पकड़ा जाऊंगा फ़ोन की वजह से।
ठीक है। फिर मैंने बस काम पे जाता रहा, काम पे जब मुझे ये पकड़ा मैंने आके बयान दे दिया कि मैंने मारा है उसे। उसके गुस्सा वगैरह सारे उन्होंने तुम्हारे पे पर्चा वगैरह करवाया। जी। तुम समझते हो कि 16,000 के पीछे किसी बंदे को ऐसे कत्ल करना ठीक है? नहीं सर, ऐसा ठीक नहीं है। और ये जो उसके साथ तुम जिस्मानी रिश्ता था, ये भी फिल्मों वगैरह से देख के कायम किया था? जी नहीं सर। हाँ। ये तो बस उसके कहने पे किया था। शादीशुदा क्यों नहीं तुमने की? बस शादी होने वाली थी अभी, है इनकी अभी करवानी थी शादी, उससे हमारा ये मसला बन गया। शादी भी करवानी थी, उधर से तुमने ख्वाजा सरा के साथ जिस्मानी रिश्ता भी रखा होता, ये क्या? नहीं वो तो बस इतना ख़ास नहीं था, बस वो यारी दोस्ती थी। वो कहता था कि नहीं तुम मेरे पास रहो, मैंने कहा मैंने नहीं रहना है। ठीक है। तुमने कोई उसको ख्वाब वगैरह दिखाए होंगे? जी नहीं, मैंने इसको खौफ खूब नहीं दिखाया सर। नहीं, अगर तुम उसको ख्वाब वगैरह नहीं दिखाए थे वो तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा क्यों रहना चाहता था? वैसे मेरे में जिस बहुत दिन कत्ल किया तुमने उसको क्या क्या बुलाया था अपने पास? मैंने उसके घर में गया था मैं। उसके घर गए थे? तुमने उस दिन बर्गर शर्गर भी खाया, अपनी दुकान से बना के लेके गए थे? नहीं, ये जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ से लेके गया था। हाँ, वहाँ से बर्गर लेके गया हूँ। उसे फ़ोन किया, उसने कहा ठीक है आ जाओ, मतलब बर्गर लेते हैं। उसने बर्गर खाया, वहाँ भी बहस हुई है बर्गर खाते वक्त ही। वो तुम्हें पूरे पैसे नहीं देना चाहता था या कुछ कुछ देना चाहता था? वो कभी कहता था अभी है ही नहीं है मेरे पास, मैंने नहीं देने हैं। तो उस दिन तुमने इसको पैसों के लिए बुलाया था? मैंने उससे कहा था, मैंने कहा मुझे पैसे देना। उसने कहा ठीक है, घर आओगे तो फिर दूंगी। गया हूँ, जाके फिर आगे से बदतमीज़ी की उसने। ये एक बार नहीं, काफ़ी बार उसने बदतमीज़ी कर ली थी मेरे पास, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने इसे मार दिया। मुलजिम की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। मुलजिम का ख्वाजा सरा के साथ जिस्मानी रिश्ता भी था और इसके बकौल तकरीबन कोरोना से कुछ अर्सा पहले इसका उसके साथ ताल्लुक़ कायम हुआ था और फिर जिस्मानी ताल्लुक़ भी गायब रहता था और ये इकट्ठे वक्त भी स्पेंड करते थे। 16,500 रुपये बकौल इसके 16,500 रुपया था जो इसने उसको उधार दिया था और अभी उससे उन 16,500 रुपये का मुतालबा कर रहा था, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। तो इसने इंतहाई बुरे तरीके से पहले उसको तशद्दुद के बाद कत्ल किया और फिर उसकी लाश जला दी। और आपने जैसे सुना कि ये जो ड्रामे भारतीय ड्रामे हमारे दिखाए जा रहे हैं, वहाँ से इसको पता था कि अगर ऐसे लाश जला देंगे तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं आएंगे और पुलिस जो है वो पकड़ नहीं पाएगी। पुलिस ने इसको कैसे पकड़ा, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से जानते हैं। मुलजिम की आपने गुफ्तगू सुनी। मुलजिम ने इंतहाई चालाकी के साथ कत्ल करने के बाद जो एविडेंसेस थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की और उसने ये चीज़ कैसे सीखी उसने खुद ही बता दिया कि वो भारतीय ड्रामे देखता है और वहाँ से जो क्राइम शो चलते हैं उसके अंदर उसने देखा कि किस तरह से एविडेंसेस जो हैं वो मसद किए जाते हैं। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मिस्टर कॉलोनी मौजूद है जिन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार किया है। हाफिज असद साहब से जानते हैं। हाफिज साहब, मुलजिम ने अपने तौर पे तो एविडेंसेस ख़त्म कर दिए थे, कैसे कामयाबी मिली? हमने वहाँ पे जो लोकल कैमरा जाते हैं सीसीटीवी फुटेज वहाँ से हेल्प ली। फिर हमने इसके जो कॉन्टेक्ट्स थे हमने उनको सबको बारी बारी वेरीफाई किया कि इसके पास किस किस का आना जाना था। फिर हमें एक ये सस्पेक्ट मिला था, फिर हमने इसको इंटरोगेट किया तो फिर इसने अपनी इस वारदात का इंकशाफ कर दिया। हुआ क्या था असल, क्या 15 चली थी, जिसके ऊपर आपने रिस्पॉन्ड किया था? 15 की कॉल पहले ये चली थी कि ये इधर एक घर को आग लगी हुई है। तो फिर उसके बाद दूसरी कॉल चली कि जी यहाँ पे एक उसकी जो बॉडी है वो भी उसको वो जल गई है। फिर हम जब पहुँचे हैं PFSA की टीम्स को भी बुला लिया हमने, रेस्क्यू 112 की टीमें भी आ गई थी। तो उन्होंने पहले तो यही किया, ड्रामा रचाया गया था कि जी इसकी तरफ से कि जी इधर ना शॉर्ट सर्किट हुआ है तो जिसकी वजह से ना डेथ हो गई है, किसी की जल गया। तो जैसे फिर PFSA ने एविडेंस कलेक्ट किए कॉर्डन ऑफ करके, तो उससे फिर हमें एविडेंस मिले कि जी इसको मार के जलाया गया है। तो फिर हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी।
फिर हमने ये जो सस्पेक्ट था इसको गिरफ्तार किया तो इसने इंकशाफ किया था। कत्ल की असल वजह क्या सामने आई है? मुलजिम तो कहता है कि पैसे लेने थे, इसके अलावा भी कोई वजह हो सकती है? फ़िलहाल इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में तो यही है कि जी उसका पैसों का लेन देन था। तो जिस दिन ये फिर इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने फिर बदफेली की थी इसके साथ, तो फिर अपने जब पैसों का तकाजा किया उस पर उनकी मुँह तकरार हो गई थी। पहले इसने उसको मारा, फिर उसने इसको मारा, तो वो फिर गुस्से में इसने उसको सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, तो वो जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी फेस के नीचे से, ठोड़ी वगैरह से। फिर वहाँ पे उसको पहले गला दबा के उसको मारने की कोशिश करता रहा, फिर उसके बाद उसको बेड पे उठा के उसने फेंका, फिर दुपट्टे से उसका गला दबाया, तो जिसकी उसकी फिर डेथ हो गई। तो फिर उसको वहाँ से इसको रंग देने के लिए कि जी अब मेरे एविडेंस ना आ जाएँ, फिंगरप्रिंट्स ना आ जाएँ, तो वो फिर उसको उसकी जो बॉडी है उसके जो सरहाना है उसमें से रुई निकाल के उसकी डेड बॉडी के पास और सारा उसको आग लगा दी कि ताकि ये पता लग सके कि ये शॉर्ट सर्किट या आग लगने की वजह से डेथ हो गई है। तो जो बदफेली थी वो ये पैसे दे के करता था, ये वो वाले पैसे तो नहीं है जो इसने उसको दिए थे और अब उससे वापस ताज़ा कर रहा था, या क्या? भी अब इस जस्ट अभी तो यही इंकशाफ कर रहा है कि जी मैं उसको पैसे देता था इस बदफेली करने के, और कुछ ये कह रहे हैं कि जी मैंने लॉकडाउन जब था तो उसने मेरे से पैसे लिए थे, हालात ठीक नहीं थे तो मैंने इसको पैसे दिए थे, तो वो फिर मैं जब उससे तकाजा करता था तो वो नहीं दे रहा था पैसे। उस दिन इसने कहा कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन वो उसने कहा कि मुझे पैसे दो, वो कह रहे थे थोड़े ले जाएं बाकी, क्योंकि मेरे हालात भी ऐसे हैं, तो नहीं, उसने कहा कि मैंने सारे ही लेके जाना है, तो वहाँ पे उनकी मुँह तकरार हुई थी। ये जो मुलजिम का ये वाला बयान है कि इसने ये रंग देने की कोशिश की कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ और मन, तो आप लोगों को इसके ऊपर कैसे शक हुआ? और भी तो दोस्त होंगे उसके ख्वाजा सरा के जो आते जाते होंगे। इसके जो करीब था ना ज़्यादा, जो इसके पास आना जाना स्टे करना वो यही था, वहाँ से भी हमें सस्पेक्ट, हमने काफ़ी लोगों को इंटेरोगेट किया था, शामिल तफ्तीश किया था, तो वो फिर इसके बाद ये हमें सस्पेक्ट। ये फ़रार हो गया था या उसी इलाके में रहा? ये फ़रार हो गया था। इसको हमने फिर इसके भाई को भी हमने बुलाया, उसको कहा कि जी इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें। उसने कहा जी अभी हमारा रब्ता नहीं हो रहा, तो जैसे ही रब्ता होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फिर हमने इसकी जो CDR टेक्निकल हेल्प ली, तो वहाँ से फिर हमें ये ट्रेस आउट हो गया। बहुत शुक्रिया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हाफिज सदक साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। मुलजिम जितना मर्जी चालाक हो, जितने मर्जी वो होशियारी दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत वो छोड़ जाता है, और आज के इस प्रोग्राम में भी यही नज़र आ रहा है कि मुलजिम ने अपनी तरफ से तो तमाम शवाहिद और सबूत जो थे वो मिटा दिए थे, और वो बड़ा पुरसकून था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो चुकी है कि उसमें कहीं ना कहीं पे उसके शवाहिद जो है वो मिल ही जाते हैं, और फिर मुलजिम जो है वो पकड़ा गया। मुद्दई क्या कहते हैं और इस तरह के जो रवैये हमारे माशरे में बढ़ते जा रहे हैं, इनके ऊपर कैसे काबू किया जा सकती है, ये तमाम चीज़ें भी दीगर स्टेक होल्डर से जानते हैं। पुलिस की तफ्तीश और मुलजिम की अगर बात की जाए तो वो यहाँ यही कहती है कि छन्नों के मुलजिम के साथ ताल्लुकात थे, और वो तकरीबन 1-1.5 साल के से इकट्ठे भी रह रहे थे, और बीच में मुलजिम ये कहता है कि उसने उधार दिया हुआ था, उधार ना देने के ऊपर इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन अगर अंदर की बात देखी जाए तो वो बेशतर केसेस में ये चीज़ सामने आती है कि ख्वाजा सरा का किसी न किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ होता है, और फिर वो ताल्लुक़ इस नहज पे पहुंचता है कि ख्वाजा सरा को किसी न किसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या उसकी जान ही ले ली जाती है। इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। हमारे साथ साइमा भट्ट मौजूद हैं, जो ख्वाजा सराओं के लिए ना सिर्फ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आवाज़ उठाती हैं, बल्कि अगर उनके कोई मसले मसाइल हों तो वो उनके पीछे जाके वो मसले हल करवाने की भी कोशिश करती हैं, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं सोसाइटी के, उनके दरवाजे भी खटकाती हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, इनको हल किया जाए। लकीली ये छन्नो परी को ज़ाती हैसियत में भी जानती हैं, ये उसकी दोस्त भी हैं, और ये जो कुछ उसके साथ चल रहा था गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये उससे वाकिफ़ भी हैं, और हाल ही में इन्होंने बताया कि उसकी मुलाकात हुई और उसने इनसे क्या बातें की वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। साइमा, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। छन्नो के साथ क्या हुआ कुछ बताइएगा, आप उसको कैसे जानती थी? सबसे पहले ये बताइएगा कि वो कब से लाहौर में आई हुई थी और क्यों आई थी? छन्नो इसलिए आई थी कि घर वालों ने निकाल दिया था, घर वाले उसे मतलब नहीं रख रहे थे। क्यों? कि इसी वजह से कि वो ट्रांस है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रांस होता है तो उसके घर से निकाल देते हैं। एक पाही बच्चे को तो हम देखभाल करते हैं ना, उसे पालते हैं, पोसते हैं, उसे बड़ा करते हैं, तो वो भी तो हमें तो छन्नू के घर वाले बिल्कुल उससे नहीं मिलते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते थे। कम से कम भी 18-20 साल तक इतना ही था उसका कि घर वालों ने निकाल दिया था। वो यहाँ पे आई लाहौर में आके रहना शुरू हो गई। फिर उसने नाच करना शुरू कर दिया, फंक्शनों पे जाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने क्या कहते हैं मेले जो होते हैं, मेले मंडियाँ जो होती हैं जहाँ परफॉर्मेंस की जाती है, वहाँ वो चली गई। उसके बाद वो जब वापस आती थी तो फंक्शन वगैरह करती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि देखें, पुलिस वाले तो फ़ौरन ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसे जिस्मानी तल्लुकात थे। तो वो इन्होंने क्या देखा था? मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो वो उस पर महरूम पे ऊपर ये एक स्टिग्मा लगा रहे हैं कि उसके जिस्मानी तल्लुकात थे। कोई ऐसे तल्लुकात नहीं थे। एक सलाम दुआ तो आपके साथ भी है, सबके साथ होती है बंदे की। तो कोई गलत समझ ले तो वो उसकी मर्जी है, ठीक है ना। आपको छन्नू आखिरी दफ़ा कब मिली थी? मुझे मिली है, को 3 हफ्ते पहले मिली है। कहाँ पे? जब वो कत्ल हुई उससे पहले 3 हफ्ते मेरी ना बर्थडे थी 10 तारीख को, तो वो 8 को भी आई हुई थी और 10 को भी आई हुई थी। और वो मुझे उसके ने बताया कि मेरा कोई मसला, मेरी बर्थडे से पहले उसने मुझे बताया कि मेरा कोई मसला चल रहा है। अच्छा। तो मैडम जी मेरे साथ जाके उसको ना किसी बंदों ने मारा था पकड़ के ना। क्यों? बस वो जब किसी की बात ना सुनी जाए, जो हम किसी की बात नहीं सुनते, तो वो ये मारना शुरू कर देते हैं, जहाँ मतलब बदतमीजी नहीं। किस बात पे झगड़ा क्या हुआ? फंक्शन पे गई थी तो वो बस आपको पता ही फंक्शन पे जब जाते हैं तो लोगों ने टिंग वगैरह की होती है, तो वो पता नहीं कितनी अच्छी लग रही थी उनको, तो उसको खींच रहे थे या कह रहे थे हमारे साथ चलो, हमारे क्वार्टर पे चलो या हमारे किसी जगह पे चलो। तो वो मना करती कि नहीं मैं ऐसी नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करती। तो ये फिर थाने में गई दरखास्त? थाने में वो गई थी, उन्होंने थाने वाले रिपोर्ट नहीं की। फिर मैंने थाने जाकर रिपोर्ट करवा के आई जब उसने पता चला कि ये ख्वाजा सरा सोसाइटी NGO से मैडम आई हैं साइमा भट्ट, तो हम इनका रिपोर्ट करते हैं। फिर उन्होंने रिपोर्ट मैंने करवाई, रिपोर्ट करवा के 2 दिन फिर गुजर गए, कोई राब्ता नहीं, कोई बात नहीं, कोई शात नहीं। फिर मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि आप क्यों नहीं इनकी सुलह करवा रही? सुलह करवाएं, कल को कोई मसला हो जाता है हमारे ख्वाजा सरा से तो हम तो पूरा पाकिस्तान यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे आपके खिलाफ कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसी तरह बस वो फिर मुझे उन्होंने, ये जो लड़का जिसने उसको कत्ल किया, इसके बारे में आप जानती थी? इसको कभी मिली थी पहले से? नहीं, मैं नहीं मिली, लेकिन ये था कि वो बर्गर वाला थे बाहर, मेन के ऊपर कोई बर्गर वाले थे, बेकरी के बाहर बर्गर लगाते थे, तो आना जाना था। तो सुनने में ये आया, देखे वो तो अब मर गई, अल्लाह के घर है, अल्लाह जानता है, गैब का इल्म अल्लाह पाक को है, किसी को भी नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं। तो यही पता था कि उसकी कमेटी निकली थी 22 लाख रुपए की, ठीक है, और छन्नू की 22 लाख? जी हाँ जी। इसलिए अरसे से वो घर नहीं जा रही थी, तो वो अपने पैसे वो जमा कर रही थी, ठीक है। तो मेरे 22 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ ये उसके पास थी? हाँ जी। तो मेरा सुनने में ये भी आया कि पुलिस वालों ने ये बताया कि 12 लाख रुपया हमने उनसे ले लिया, यह मतलब बरामद करवा लिया, इस तरह पता चला मुझे, ठीक है। तो मेरा जाना नहीं हुआ इसलिए कि रमज़ान है, मैं मसरूफ़ हूँ, राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, कभी कहीं, तो मेरा जाना नहीं हुआ। तो मुझे लोगों ने बताया कि ये मसला हो रहा है कि उनको 4 लोग थे। आपको कब पता चला कि उसको कत्ल किया गया? जिस दिन रात को वो कत्ल हुई है तो मुझे उसी टाइम ही मैं सो गई टाइम से, तो मुझे 3 बजे फ़ोन आया है, तो मैंने फ़ोन नहीं सुना। तो मैंने कहा पता नहीं कौन आधी रात को फ़ोन कर रहा है, तो मैंने फ़ोन नहीं सुना। तो सुबह उठ के मैंने उसी नंबर पे फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि साइमा जी जो छन्नू परी है वो कत्ल हो गया, उसको किसी ने जला दिया। पहले सुनने में यह है कि उससे 2 घंटे तो वो 11 से लेके 1 बजे तक मारते पीटते रहे हैं। उसके बाद जब वो मार पीट रहे थे, ये पुलिस वालों का बयान है कि जब मार पीट रहे इतनी देर तक ना उसकी डेथ होगी, डेथ होने के बाद पेट्रोल उनसे ऊपर डाल के फिर उन्होंने चलाया। क्यों कत्ल किया आपको क्या लगता है? पैसे। वो तो बंदा जो है मुलजिम, वो तो कहता है कि उसने 16,500 रुपया लेना था, वो काफ़ी अरसे से इसके साथ जिस्मानी ताल्लुक में था और पैसे देता था इसको। देखें वो ऐसे कहते हैं, लेकिन पैसे जो हैं, पैसे बहुत बुरी चीज़ होती है। किसी के आजकल हालात क्या जा रहे हैं आपको पता ही है। तो वो पैसे उसके पास से कम से कम भी उसने वीडियो कॉल पे अपने घर वालों को पैसे दिखा रही थी, क्या मुझे ना बुलाएं। घर वालों से तो मिलती ही नहीं, लेकिन वो ये था ना कि वो कह रही मुझे ना बुलाएं, ठीक है। राब्ते सबके साथ होते हैं, मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली सारी यहाँ की है, लाहौर में है। अब मेरे राब्ते सब, मेरे साथ कोई नहीं रहता तो वो लहदा बात है, लेकिन मेरी फैमिली तो है ना, मेरे रिश्तेदार। तो वो पैसे क्यों दिखा रही थी? कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो प्लीज़ मुझे नहीं बुलाना, तो मेरे से पैसे ले लें आप। तो वो बर्गर लेके लड़का आया, उसने पैसे देखे, उसने दूसरे लड़कों को बताया कि उसके पास इतना पैसा है, वो इकट्ठे होके वो भी आ गए हैं। ये बयान उनके ही हैं। अगर 1 मिनट के लिए हम मुलजिम का बयान मान लें कि उसने इसलिए कत्ल किया कि इसने उसके 16,000 रुपया देने थे और इनकी तल कलामी हुई और उसके बाद उसको गुस्सा आया और उसने कत्ल कर दिया,
बहुत से ऐसे केसेस हमारे रोज़ाना सामने आते हैं जिसके अंदर जो ख्वाजा सरा हैं, ट्रांस हैं, उनको ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है बल्कि उसके बाद उनकी कईयों को कत्ल कर दिया जाता है या अस्पतालों में हड्डी पाँव तोड़ के उनके डाल दिया जाता है और इल्ज़ाम उन पे हमेशा यही लगाया जाता है कि जिस्मानी रिश्ता था और फिर उसके बाद लड़ाई होगी। इसकी क्या वजह है, क्यों हर केस के अंदर यही चीज़ सामने? ये इसलिए होता है कि उनको पता था इनके पीछे तो किसी ने आना नहीं, ठीक है, उनको पता था कि इसके पीछे किसी ने आना नहीं, तो हम जो मर्जी इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे ताकि हमें कोई पूछने वाला हो तो उससे पूछेगा तेरे जिस्मानी तलक थे इसके साथ, तो तूने इसके साथ तलक क्यों बनाए। वो अपने को सेव करने के लिए दूसरे पे इल्ज़ाम फेंक देते हैं कि ये इस तरह कारी थी, इसका ये मसला है। आप लोगों का ये जो मसाइल है इनको हल करने के लिए कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे ये मामले ख़त्म होंगे, कैसे हल किया जा सकता है कि आए रोज़ किसी न किसी को तशद्दुद का निशाना है? ऐसा ही है। ये तो आप 16,000 की बात कर रहे हैं। मेरी एक दोस्त थी तो 2018 में उसको 3500 रुपये की खातिर उन्होंने कत्ल कर दिया। पिंडी स्टाफ का वाक़या है। कैसे ये मामला ख़त्म होंगे, कैसे इनका हल निकलेगा? ख़त्म क्या होगा जब तक ये इनको संसार ना किया जाए। ये जो बंदे हैं जो कत्ल करते हैं, ठीक है, जो इनको इस तरह के नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है, उनको संसार किया जाए, उनको फांसी सरेआम दी जाए, चौराहे में खड़ा करके उनको फांसी जब होगी उनको संसार होंगे तो वो ये फिर ये सही होंगे। जब उनको पता चलता है कि ये आज का वाक़या नहीं, ये काफ़ी अरसे से इस तरह होता आ रहा है, ये चलता ही आ रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, ख्वाजा सरा मरते जा रहे हैं, उनको कोई पूछने खींचने वाला 4 दिन इतने बड़े कत्ल हो गए हैं तो उनका अभी तक सुराग नहीं पता चला। तो ये तो बेचारे फिर ना चीज सी हैं, इनको क्या आपको लगता है कि छन्नो परीक को इंसाफ मिल सकेगा, मुलजिम को सजा मिलेगी? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। आपको लगता है उसके बुरसा जो है वो पैरवी करेंगे केस? उनका नहीं मैं कुछ कह सकती, इसलिए कि देखें वो इतनी दूर है, केस यहाँ लगा हुआ है तो वो पता नहीं फैमिली उनकी कैसी स्ट्रॉन्ग फैमिली करेंगे केस को? मैं तो ज़रूर करूँगी, ठीक है। मैंने तो पहले भी उनके जो गुरु थे उनसे भी मैंने रब्ता किया था। मैंने कहा बताइए मैं क्या करूँ, मैं कोई कदम उठाऊँ, कोई एक्शन लूँ। उन्होंने कहा देखिए मरने वाली मर गई है, ठीक है, अब एक्शन लेके क्या करोगी तुम? तो हर केस में फिर यही होगा कि यही होगा बिल्कुल। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ तक हो सके मैं इसका पैरवाई करूँ इसकी, ठीक है, जहाँ तक हो मुलजिम को सजा मिले ताकि वो नेक्स्ट जो दूसरे लोग सोचते होंगे तो उनकी सोच चेंज हो जाए, बदल जाए। बहुत शुक्रिया। साइमा भट्ट की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। ये कोई पहला वाक़या नहीं जिसके अंदर इस तरह ख्वाजा सरा को कत्ल कर दिया गया और कहा यह जा रहा है कि उसके जिस्मानी ताल्लुक़ थे और जिस्मानी ताल्लुक़ के अंदर उधार लेना देना जो था वो शुरू हो गया और पैसों का तकाजा जब मुलजिम ने किया उसने पैसे ना अदा किया लेकिन कत्ल कर दिया गया। लेकिन एक तल्ख़ हकीकत है कि ऐसे ख्वाजा सरा जो कत्ल कर दिए जाते हैं या जिनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है उनके वर्सा भी केसों की पैरवी नहीं करते। इस केस के अंदर भी यही अभी तक दिखाई दिया जा रहा है कि हमने मुतअद्दिद दफ़ा उसके बुरसा से रब्ता करने की कोशिश की है लेकिन वो अभी तक हमें टाइम नहीं दे रहे और मीडिया पे आके अपना बयान नहीं दे रहे। लेकिन इस बुरसा का पैरवी ना करना जो है वो केस के ऊपर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होता है और मुलजिमान को इसका फ़ायदा होता है और वो रिहा हो जाते हैं। माहिर नफ्सियात मेरी परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कमज़ोर के ऊपर यानी एक ताकतवर क्यों ये समझता है कि वो कमज़ोर को सप्रेस कर सकता है और वो बड़े आसानी से उससे निजात भी हासिल कर लेगा, रिहाई भी हासिल कर लेगा। मेरी एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। ट्रांसजेंडर के साथ बकौल मुलजिम के पहले उसके ताल्लुकात इस्तवार हुए, फिर वो ताल्लुकात जो थे वो जिनसी हो गए और उसके बाद पैसों के तनाज़े के ऊपर उसने कत्ल कर दिया। हम क्यों हमारा जहन जो है वो कमज़ोर को मज़ीद दबाने के लिए हमें कायल करता है और हम इसको कर भी गुजरते हैं? क्योंकि उमर इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमारा लॉ, हमारा कल्चर इस चीज़ को इनकरेज कर रहा है। कैसे इनकरेज कर रहा है? आपको पता है कि ट्रांस कम्युनिटी या जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है हमारी सोसाइटी में वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मार्जिनलाइज है, उसको हम लोगों ने इतना साइड पे लगाया हुआ है कि हमें ये पता है कि इसके अगेंस्ट कोई भी अगर क्राइम किया जाता है, उनका कत्ल कर देना, उनको चोरी कर लेना, रेप केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, इनके अगेंस्ट वायलेंस कितना ज़्यादा आता है।
पहली चीज़ रिपोर्ट होना काफ़ी ज़्यादा रेयर चांसेस होते हैं, उसके बाद रिपोर्ट होने के बाद उनका एक्चुअली उस केस का चलना ये भी एक रेयर बात है। जैसे कि इस केस के अंदर भी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मोस्ट प्रॉबेबली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की साइड से अगर ये केस फाइल किया भी गया होगा तो ये ज़्यादा देर चीज़ नहीं चलेगी, ये वापस ले लिया उसके जाएगा। बाद बुरसा की जानब से FIR दर्ज करवाई गई है, लेकिन उसको काफ़ी अर्सा पहले बकौल एक ख्वाजा सरा के जो उसका दोस्त भी है, उसके बकौल 18 साल पहले उसके घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया और कता ताल्लुक कर दिया। क्योंकि ऑब्वियसली वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्विस होंगे जो कि आपको लग रहा होगा सोसाइटल लेवल के ऊपर हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नोइंग के वो हमारे में से नहीं भी हैं, और आप फिर भी आप चाहते हो कि वो आपके कल्चरल नॉर्म्स को या जो आपका समाज के जो नॉर्मलसी है उसके साथ वो लेकर उसको चलते हैं उन चीज़ों को। उसके अलावा ये भी बात है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वल्नरेबल है। अब आप ये देखें कि ये जो शख्स हैं जिन्होंने उनका कत्ल किया है, वो उनकी शादी भी किसी और से होने वाली है, और अपेरेंटली वो एक नॉर्मल इंसान है जो कि एक आदमी है और उसकी शादी होने वाली है, और फिर भी वो एक फ़िज़िकल या जिनसी ताल्लुक़ के अंदर वो एक ट्रांस पर्सन के साथ एफिलिएटेड है। और ये सिर्फ कोई एक मिसाल नहीं है, इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की रिलेशनशिप्स के अंदर होते हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और अगेन ये वही उन्हीं केसेस में से एक केस है जिसको हमारी सोसाइटी इस बारे में बात नहीं करना चाहती है। अच्छा, एक कत्ल होता है कि आपने किसी के सर में डंडा मारा और उसको मार दिया या उसको सीढ़ियों से धक्का दिया। इस केस के अंदर पहले उसको मारा पीटा, फिर उसके बाद उसको सीढ़ियों से धक्का दिया, फिर उसका गला दबा के फंदा दे के उसको कत्ल कर दिया, बाद में उसकी लाश को जला दिया गया। ये इतनी एक्सट्रीम तक बंदा क्यों पहुंचा होगा? अच्छा, लाश को जला देना और उनकी जो रीज़न है देने की, वो ये काम करने की, वो ये है कि जी एविडेंस कोई ना बचे, और ये उन्होंने कहीं से देखा है, कहीं पर पढ़ा है, और हम कोशिश करते हैं बार बार हम सोशल मीडिया को ब्लेम करें कि वायलेंस जो है हम वहाँ से सीख रहे हैं। इंसान ज़रूर इमिटेशन से सीखता है, ऑब्जर्वेशन से सीखता है, लेकिन वो इतना भी नाइव और बेवकूफ़ नहीं है कि वो जो कुछ देखेगा वो चीज़ करेगा। हम नॉर्मली वही चीज़ें कर भी रहे होते हैं जिसका हमें पता होता है कि इसके रेपरकशंस या इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो मेरे ऊपर इतना भारी नहीं होगा, मुझे आज़ादी मिल ही जाएगी। हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना कमज़ोर है कि हमें इस बारे में पता है कि वी कैन गेट अवे फ्रॉम इट, और एक ट्रांस पर्सन के अगेंस्ट ऐसी कोई प्रॉब्लम करना, उस ट्रांस पर्सन के अगेंस्ट ऐसी कोई जो क्राइम है उसके अगेंस्ट अगर कुछ करना, इसके साथ गेट अवे करना बहुत आसान है, क्योंकि कौन उसको उसके लिए लड़ेगा, कौन उसको इतना डिफेंड करेगा, उसकी अपनी फैमिली नहीं जब केस को प्रोलॉन्ग नहीं करना। जिस तरह का ये बंदा है कि ये होमोसेक्सुअलिटी भी कर रहा है, फिर एक ट्रांस को वो कत्ल कर रहा है तो उसके बाद जला रहा है, आपको लगता है कि कहीं पे कोई मेंटल डिसऑर्डर भी है इस शख्स का कि शादी भी करने वाला एक लड़की से, एक ट्रांसजेंडर के साथ उसने फिजिकल रिलेशंस भी बनाए हुए हैं, और उसके बाद उसको वो कत्ल कर देता है, फिर जला देता है, इतनी एक्सट्रीम तक जाके? ये नॉर्मल बिहेवियर? लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं। हमारे यहाँ पर क्योंकि हम सेक्सुअलिटी के बारे में बात नहीं करते, हम अपने जेंडर के बारे में बात नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा छोटी सी डेफिनेशन है जो कि बहुत बेसिक है और हमें पता नहीं है कि सेक्स और जेंडर में क्या फ़र्क है। सेक्स है वो चीज़ जो कि आपको बायोलॉजिकली आपके पास है, जैसे यूर ईदर अ मेल और अ फीमेल और अ ट्रांस पर्सन, और ट्रांस होने के अंदर भी आपकी 63 कैटेगरीज हैं, और लोग इस बारे में सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 63 जेंडर्स कैसे हो सकते हैं। अब यहाँ पर किक इन करता है जेंडर। जेंडर है आपका सोशल कंस्ट्रक्ट, आप अपने आप को क्या समझते हैं। आपने शायद डॉक्यूमेंट्रीज में या ओवरऑल आप सुनते होंगे कि एक आदमी जो कि एक मर्द की बॉडी के अंदर पैदा हुआ है, वो सडनली कहता है कि आई फील लाइक अ वुमन, मैं एक औरत की तरह महसूस करता हूँ और मैं एक मर्द की तरह महसूस नहीं करता, हालांकि उसकी बॉडी जो है एक मर्द की तरह की है। तो हम जेंडर को और सेक्स को इस तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे कि इसका क्या मतलब है क्या नहीं है। एंड सो दिस इज़ वाई लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता। आई हैव हैड एन एग्जाम्पल जिसके अंदर केसेस हमारे पास जब आते हैं। कहना है कि ये जो शख्स है ये अपने बारे में श्योर नहीं था, तो फिर उसने इतना एक्सट्रीम पे जाके कत्ल क्यों किया? वैसे मार अपने बारे क्या मतलब ऐसे मार देता? अगर फॉर एग्जांपल वो अपने बारे में श्योर नहीं है, दिस इज़ वाई अपनी सेक्सुअल अर्जेस को सेटिस्फाई करने के लिए अगर उसको एक इजी कन्वीनियंट तरीका मिल रहा है कि एक ट्रांस पर्सन है जिसके साथ स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होंगी, उसके साथ कोई रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो सकता, शादी नहीं होगी, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा, बेसिक जो हमारी मेंटालिटी है यहाँ की, उसको जब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं तो उसके लिए कन्वीनियंट था।
और अब उसको ये भी पता है कि ये ट्रांस पर्सन मुझसे शादी की डिमांड भी नहीं कर सकता, जो कि शायद एक नॉर्मल लड़की अगर होती तो वो शायद डिमांड कर सकती थी कि मुझे अब अगर हमारा एक रिलेशनशिप है तो शादी भी होनी चाहिए। तो लोग इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को कन्वीनियंस के तौर पे भी बहुत देखते होंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी सैड कि आपकी ट्रांस कम्युनिटी, जो कि ऑब्वियसली सेम इमोशंस है उनके भी, उनको भी दुख, तकलीफ, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और कंपेनियनशिप उनको भी चाहिए। और अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप इसलिए रख रहे हैं नोइंग कि ये आगे से कुछ ज़्यादा मांग नहीं सकता, डिमांड नहीं कर सकता और मुझे देना नहीं पड़ेगा आगे से कुछ, तो ये इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक ये कोई पैथेटिक चीज़ हो सकती है। एंड आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड से दिस, हम मेजॉरिटी जो क्राइम्स होते हैं, जो इस तरह की कोई गलत चीज़ होती है, लोग कहने की कोशिश करते हैं कि ये लोग बीमार हैं, साइकोलॉजिकली इल हैं। एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आई डोंट वांट पीपल टू से दिस एनी मोर, क्योंकि जब आप किसी को ये कह देते हैं कि वो दिमागी तौर पे बीमार है, जो कि आप टू अ सर्टेन एक्सटेंट बोल भी सकते होंगे, लेकिन जब आप ये कह देते हैं तो आप उसके कंधे से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देते हैं उसके क्राइम की। आप ये कह देते हैं कि उसने ये क्राइम इसलिए किया है क्योंकि वो ठीक नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, वो बीमार है। हालांकि ये उसकी विलिंगनेस, उसके अगर आप उसको ये देखें कि उसने ये एक डिसीजन है, ये एक डिसीजन है टू किल समबडी। आपने पूरी प्लानिंग की है, आपने सोचा है कि हाँ उसने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, उसका सिनेरियो उसका जो बना है, तो ये एक डिसीजन है और इसको आप साइकोलॉजिकल इलनेस नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया। मैरी परवेज़ हमारे साथ मौजूद थी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि एक और ट्रांस यानी ख्वाजा सरा को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और उससे भी बड़ा अलमिया या जुल्म ये है कि इन ऐसे केसों की पैरवी करने के लिए लोग जो हैं वो सामने नहीं आते। इसको तकरीबन 18 साल पहले घर वालों ने घर से निकाल दिया था, वो लाहौर आके काम शाम कर रही थी और इसी दौरान ये वाक़या हो गया। गो कि उसके बुरसा की जानिब से मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन मुतअद्दिद दफ़ा उनसे रब्ता किया गया कि वो मीडिया पर आएँ, अपना कोई बयान दें। वो चाहते हैं कि उनके इसको इंसाफ मिल सके, लेकिन उनकी जानिब से कोई नहीं किया गया और मुसलसल टाल मटोल से काम लिया जाता रहा। ख्वाजा सरा की आपने गुफ्तगू सुनी, जो उसका बहुत करीबी दोस्त है, उसका कहना था कि हमारे साथ ये इसलिए हो रहा है कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमारे केसों की पैरवी कोई नहीं करता और जब तक केसों की पैरवी नहीं होगी तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, तमाम कानूनी तकाजे जो है पूरे किए जा रहे हैं, तफ्तीश मुकम्मल की जा रही है। पुलिस की जानिब से कहा यही जा रहा है कि तमाम वो कोशिशें की जाएंगी कि मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके, लेकिन अगर बुरसा केस की पैरवी नहीं करेंगे तो एक और ख्वाजा सरा का केस जो है वो फाइलों की नज़र हो जाएगा और इंसाफ के तकाजे जो वो पूरे नहीं हो सकेंगे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।